और शेरनियो। तो आज के वीडियो में हम 25 बेस्ट क्वेश्चन ऑन डायमेंशंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके जेई मेंस, नीट, एआईपीएमटी जो पहले एग्ज़ाम होते थे उनसे भी लिए गए हैं और ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो धीरे धीरे राइज होता जाएगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले मेरी इससे पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी डायमेंशंस के ऊपर वो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई थी जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट और जेई मेंस में आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज हमें तो रूट नहीं दिया गया क्वेश्चन में, सी स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो जो इसकी डायमेंशंस हैं वो वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर आएंगी, यानी कि एल टी -1 का स्क्वायर। सो आंसर इज एल स्क्वायर टी -2। राइट आंसर इज सी। तो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। चलिए पहले डायमेंशन को वर्कआउट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो ये m1l2 के बराबर आ जाएगा, और इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो m1l1 t-2 इंटू में l, यानी कि m1l2 t-2। चलिए किस्मत अच्छी थी कि पहले बार में ही हमारे पास वो वाली डायमेंशन आ गई जो कि इक्वल नहीं थी। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम, एल, टी एंड सी आर गिवन एज। सो गाइस, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे को जो सबसे बढ़िया तरीका लगता है मैं उस पर जाता हूँ। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको चार्ज एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी दिया गया है। वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी करंट होती है, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या दी गई है, चार्ज। तो इसके हिसाब से हम अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल होता है QVB। ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या होता है, QVB। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो 10th से 11th में आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये सब पढ़ के आए होंगे F इज इक्वल्स टू ILB। ठीक है, खैर ये उन बच्चों के लिए है जो कि अभी 10th से 11th में आए हैं। दिस इज़ फॉर 10th to 11th। और जो बच्चे 12th पास आउट हैं या 12th ड्रॉपर हैं उनके लिए ये वाला मेथड सबसे बढ़िया रहेगा। तो B यहाँ से क्या हो गया, F/QV। अगर हम इसकी डायमेंशंस पुट करें, फोर्स की डायमेंशन m1l1 t-2, चार्ज आपको डायरेक्टली ही डायमेंशन में दिया गया है, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। तो सॉल्व करके आंसर आएगा m1, l तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से t-1, और ये कितना हो जाएगा, C इनवर्स। तो आपका जो सही आंसर है दैट इज C। जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, जो भी 10th में पढ़ के आए हैं कि भाई F इज इक्वल्स टू ILB होता है, उनके लिए भी करके दिखा देता हूँ। B इज इक्वल्स टू
एफ अपॉन आई एल। सो M1L1T-2 हो जाएगा यहाँ पर। और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो C T इनवर्स, और L की डायमेंशन तो L की ही होती है, L से L कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, T-1 फिर से ऊपर जाएगा, M1T-1 C इनवर्स। देखिए दोनों से ही आपका सेम आंसर आ रहा है। तो कैसा भी मेथड हो, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। अगर आपको QV भी याद रह जाता है उससे कर लो, IL भी याद रह जाता है उससे कर लो। तो क्वेश्चन एक है, लगभग लेंथ भी सेम पड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों मेथड्स इसके अंदर वैलिड हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स denotes the dimensions of M1L2 Q-2, where Q denotes electric charge। अब इस क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन से ट्राई आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन को एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले हेनरी। हेनरी के बारे में हमें पता है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसी में ही होती है, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है EMF इंड्यूस्ड अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि DI/dt। EMF होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की डायमेंशंस जो हैं वो क्या होंगी, ये हो गया वर्क अपॉन चार्ज, और ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क अपॉन चार्ज और ये Q/T, जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो Q/T² हो जाएगा, तो T² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब वर्क की डायमेंशन M1L2 T-2 इंटू में T² डिवाइड बाय Q²। सो इट इज़ M1L2 T² से T⁻²- कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q2, ठीक है। ओ ये तो फिर से यार किस्मत अच्छी निकली, फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ गया। सो इट इज़ द हेनरी। सो राइट आंसर इज A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो डायमेंशनलेस होता है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस होता है। तो दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ kx, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ kx और ओमेगा टी सेम है। अब क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, सो ओमेगा टी शुड बी डायमेंशन लेस, M0 L0 T0। दिस शुड ऑल्सो बी डायमेंशन लेस, M0 L0 और T0। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सा ऐसा डायमेंशन होगा जो कि डायमेंशन लेस होगा। एक सिंपल सी बात है, अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर्स में काउंट होगा, और r जो है वो उसका भी यूनिट सेम होना चाहिए, बिकॉज ये तो पूरे का पूरा डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस भी होगा। खैर ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, बट ये इसकी कोई ना तो कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन होगी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की। सो पॉइंट इज दैट r और y की डायमेंशन सेम होगी, तो r/y डायमेंशन लेस होगा। सो राइट आंसर इज B। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी लेगा सॉल्व होने में, लेंथी क्वेश्चन है। देखिए, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा Z डिवाइड बाई K थीटा।
where alpha and beta are constants. Z is distance, K is Boltzmann constant, थीटा इज टेम्परेचर। तो आपको बीटा की डायमेंशंस निकाल के दिखानी है। फिर से मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड बी डायमेंशनलेस। ठीक है, ये यहाँ का मेन कंसेप्ट, ये इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। चलो खैर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बीटा की डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन बीटा शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। यानी कि जो बीटा की डायमेंशंस थी वो अल्फ़ा अपॉन प्रेशर की डायमेंशंस हो जाएंगी। लेकिन मुसीबत यहाँ पर यह है कि हमें अल्फ़ा की डायमेंशंस भी नहीं पता, और वो देने के लिए हमें दिया गया यहाँ पर ये एक्सप्रेशन, जो एक्सपोनेंशियल का जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो पूरा एक्सपोनेंशियल का जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये डायमेंशनलेस होगा। सो डायमेंशंस ऑफ अल्फा जेड शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ के थीटा। अल्फा यहाँ पर क्या हो गया ध्यान से देखेंगे, अल्फा की डायमेंशंस कैसे निकलेंगी, डायमेंशंस ऑफ के थीटा अपॉन जेड। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो इसकी जगह तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ये जेड है, 2 नहीं है, और थीटा साफ साफ मेंशन किया गया है कि टेम्परेचर है, और जेड यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अल्फ़ा की डायमेंशंस हो गई m1 L2 T-2, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट हो जाएगा, अपॉन L m1 L1 और T-2। ये आपकी अल्फ़ा की डायमेंशंस हो गई। तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, बीटा की डायमेंशंस आ जाएंगी, m1 L1 T-2 डिवाइड बाय प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशंस होती हैं फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज m1 L-1 T-2। सो द आंसर इज L स्क्वायर। तो आंसर इज L स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा हमारा। राइट ऑप्शन इज C, L का स्क्वायर इसी में आ रहा था, तो C इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार इसको रिमाइंड करो। देखिए जो मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में वो था द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल शुड बी डायमेंशनलेस। जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन शुड बी डायमेंशनलेस, वो इस क्वेश्चन को शायद नहीं कर पाएगा। और जेईई मेंस में ये क्वेश्चन, इस जैसे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट the equation of state of a gas is expressed as P plus A by V square into में V minus V equals to nRT, where V is volume, T is temperature, N, A, B and R are the constants. So dimension of A will be, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, यानी कि ओनली सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। यानी कि अगर प्रेशर में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो उसकी डायमेंशन भी प्रेशर की ही होंगी। सो क्लियरली यहाँ से जो डायमेंशंस ऑफ A बाय V स्क्वायर थी ना, दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से
ए की डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर की डायमेंशन जो होती है M1 L-1 T-2, इसे वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, इसका स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा M1 L5 एंड T-2। चेक कर लेते हैं। ओके, मिल गया, बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी h nu by c where h is Planck's constant, nu is frequency and c is speed of light r। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मत भिड़ जाना। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो बच्चे 11th पास कर चुके हैं, या ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट आए हैं 11th में, उनके लिए तो फिर कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, उनको तो एच न्यू और सी को पुट करके देखना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत 11th पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, फिजिक्स पढ़ चुके हैं, उनको याद आ रहा होगा कि ये तो डिब्रॉय इक्वेशन है। ये तो डिब्रॉय इक्वेशन है। डिब्रॉय इक्वेशन में क्या होता है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, या फिर इसको मॉडिफाई कर लें तो पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा होता है। अब देखा जाए तो लेमडा होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपको यहाँ पर दिया गया था, ये इसी के बराबर तो आ गया, ठीक है। यानी कि ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन था एच न्यू बाय सी, वो मोमेंटम के बराबर था। दोबारा बता रहा हूँ, जो मेरा पिछला वीडियो था डायमेंशंस को लेके, उसमें मैंने एक टॉपिक दिया था इंपॉर्टेंट रिलेशंस। इंपॉर्टेंट रिलेशंस के अंदर डिब्रॉय इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी आता है। तो ध्यान से देखेंगे कि जो एच न्यू बाय सी था, बेसिकली ये मोमेंटम के इक्वली तो आ रहा था, बिकॉज मोमेंटम होता है एच अपॉन लेमडा, लेमडा होता है सी अपॉन न्यू, न्यू को ऊपर ले जाएंगे, एच न्यू बाय सी आ गया। सो राइट आंसर इज द यूनिट द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और m1 l1 t-1। सो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेंस, और ये क्वेश्चन एक दो बार रिपीट भी हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को सीरियसली लें। देखिए, क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन, द रिलेशन विल बी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट तो नहीं है, आपको इसको पूरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मोस्टली बच्चों के दिमाग में ये होता है कि कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है तो इसमें शॉर्टकट्स लगते होंगे, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस में ऐसे आते हैं जो आपको कंप्लीट सॉल्व ही करने पड़ते हैं। सो लेट्स से T is proportional to density raised to power A, radius raised to power B and surface tension raised to power C, ठीक है। So T is proportional to डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, मास अपॉन वॉल्यूम m1 l-3 रेज टू पावर A, और रेडियस तो एक तरह की लेंथ होती है रेज टू पावर B। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स होता है m1 l1 t-2, l से l कट जाएगा, m1 t-2 रेज टू पावर C। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा m रेज टू पावर A प्लस C, l रेज टू पावर -3a प्लस B, और t की पावर -2c। अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, अब इस साइड पे मास तो है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो a प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -c, -3a प्लस b अगेन 0, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a, और अगेन -2c इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अगर c की वैल्यू -1/2 है
तो a की वैल्यू तो माइनस सी के बराबर थी, तो माइनस ऑफ -1/2, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी +1/2। और b जो था वो 3a के बराबर था, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। सो t इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रेज टू पावर 1/2 रेडियस r रेज टू पावर 3/2, और जो आपका सरफेस टेंशन था रेज टू पावर -1/2। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा आपके पास, रो r³ डिवाइड बाय s, और सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो जो इसका आंसर है दैट मैचेस विद ऑप्शन नंबर ए, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन करने का मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक एक और बता देता हूँ कि भाई जल्दी कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। ये जैसे ही आपका सॉल्व करके c की वैल्यू -1/2 आई थी, तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो s है ये डिनोमिनेटर में आएगा। अगर s डिनोमिनेटर में आएगा तो भाई ये तो वहीं ख़त्म हो गया था और ये तो वहीं ख़त्म हो गया था। अब इसके अंदर रूट तो कहीं आ ही नहीं रहा था, क्योंकि हमारी तो पावर 1/2 आ रही थी या -1/2 आ रही थी, तो रूट तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो वहीं ख़त्म हो गया था। राइट आंसर वॉज ए। ठीक है, तो आपको यहीं पर ही आपका आंसर मिल गया था, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं हम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक बार एम्स में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन। ई जो है यहाँ पर एनर्जी है, देखिए पढ़ेंगे ध्यान से। इफ द एनर्जी इज g⁻p h⁻q c⁻r, where g is the universal gravitation constant, h is the Planck's constant, and c is the speed of light. The values of p, q and r are respectively आपको चेक करके बताना है। सो एनर्जी की डायमेंशंस m1 l2 t-2, g की डायमेंशंस m-1 l3 t-2 रेज टू पावर p। प्लैंक्स कांस्टेंट, अब प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस होती हैं क्या होती हैं, दैट आर इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, m1 l2 t-1। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज l1 t-1 रेज टू पावर r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर टोटल क्या हो जाएगी, -p। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा +q, और यहाँ से जो है ना ये आपका यहाँ तो l है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन में ना आगे फर्दर एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो l का आपके पास आएगा आंसर, दैट इज़ 3p + 2q + r। देखिए अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे इसको, फर्स्ट वाले से सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस के अंदर जो आपका ये है पहला और दूसरा p और q की जो वैल्यू है वो 1/2 या -1/2 दी गई है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम ए ऑप्शन पुट करते हैं तो यहाँ से ये -1/2 और p की वैल्यू 1/2, ये तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका सॉरी इट वाज -p, तो ये जो हो जाएगा इसको रब कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से जो -p है तो -1/2
और ये +1/2। तो सॉल्व करके 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका वैलिड है। अगर हम b की वैल्यू पुट करके देखें तो ये 1/2 माइनस का और प्लस ये, तो आंसर तो -1 आना चाहिए, यानी ये वैलिड नहीं है। बी ऑप्शन तो वहीं रूल आउट हो गया। इसी तरीके से अगर बी रूल आउट हो गया तो सी डी भी आपका रूल आउट हो गया, 1/2 और -1/2 तो नहीं हो सकता। अब बच गया आपका ऑप्शन ए और सी के अंदर। तो भाई चेक करके देख लेते हैं कि इसे कौन सॉल्व कर पा रहा है। 3p + 2q + r शुड बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन पहले ट्राई कर लेते हैं। तो 3 इंटू -1/2, तो ये -3/2 हो जाएगा। फिर q 2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा। और r जो है इसको अगर मैं 5/2 पुट करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। -3 + 2 + 5 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ से -3 + 2 -1 हो जाएगा, -1 + 5/2, तो 4/2 आंसर कितना आएगा 2। सो राइट ऑप्शन इज ए। ये हमारा सही आंसर था। तो हमने बेसिकली क्या किया, पूरा सॉल्व करने के बजाय हमने इक्वेशंस के बीच में ऑप्शंस डाल के देख लिए, जिससे कि हमारे 2 ऑप्शंस तो वहीं रूल आउट हो गए थे, बी और डी, और ए और सी में जो क्लैश आ रहा था उसको हमने पुट करके रिजॉल्व कर लिया। तो आंसर इज ए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कि आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, बीच में ही आप आंसर निकाल लो। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, द फोर्स F is given by the expression F is equals to A cos bx plus C sin dt, where x is the displacement and t is the time. The dimensions of d by b are, ध्यान से देखेंगे, bx जो है वो डायमेंशनलेस, अगेन जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्वेश्चन में कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डायमेंशनलेस होने चाहिए। सो डायमेंशंस ऑफ b शुड बी इक्वल टू L इनवर्स, क्योंकि x यहाँ पर एक लेंथ है तो ये L इनवर्स होना चाहिए, तभी कैंसिल हो गए, ये हट जाएगा। डायमेंशंस ऑफ D शुड बी इक्वल टू T इनवर्स, तो ये T इनवर्स के बराबर होना चाहिए। अगर मैं D/B करता हूँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया T इनवर्स डिवाइड बाय L इनवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L1 T-1, यानी कि वेलोसिटी। सो राइट आंसर इज ए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस होती हैं, एच की डायमेंशंस, वो होती हैं आपकी m1 L2 और T-1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है m1 L2। तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास T इनवर्स। अब T इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी के इक्वल, T इनवर्स इज फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर इज बी। नहीं तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक और तरीका था, सब बच्चों ने 11th में रोटेशन मोशन पढ़ा होगा, जो 11th से 12th में आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने करके दिखा दिया। अब जिन्होंने रोटेशन मोशन पढ़ा है तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जैसे आपका एच जो होता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। और जो नीचे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एंगुलर मोमेंटम वैसे होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नीचे ले आओगे तो खाली ओमेगा बचेगा ना, ओमेगा का जो है ओमेगा होता है एंगल अपॉन टाइम। तो यहाँ से भी आपका टी इनवर्स आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी,
बिकॉज जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू टाइम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नीचे ले जाओ लेफ्ट साइड पे, आंसर आएगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि किसी बच्चे को एल आर और सी तीनों की डायमेंशंस पेपर में याद रहे। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इन तीनों की डायमेंशंस को अच्छे से याद कर लेता है और पेपर में भी उनको रिप्रोड्यूस कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा उन बच्चों के एंगल से जिनको कि कंसेप्ट याद रहता है, एग्जैक्ट जो है डायमेंशंस याद नहीं रहती है। ठीक है, देखिए डायमेंशंस ऑफ एल। अब एल की डायमेंशन ऐसे किसी को याद नहीं रहेगी, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर यू इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है और हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा शायद। हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो एल आई स्क्वायर, टू को तो छोड़ दो, 1/2 को तो छोड़ दो, डायमेंशन लेस है। एल आई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डायमेंशनली, क्योंकि ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया तो एल बाय आर सिंपली किसके बराबर आ गया, टाइम के बराबर। ठीक है, सो राइट आंसर वॉज एल बाय आर। बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ज़रूरत नहीं थी वैसे तो एल आर और सी को याद करने की, लेकिन अगर आप में से कोई एल आर और सी को याद कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए तो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो गया कि भाई उसको तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो तो सॉल्व करेगा ही करेगा। अब जिसको दिमाग में आइडिया नहीं आया कि दोनों में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर होती है इंडक्टर के अंदर और आई स्क्वायर आर टी होती है रजिस्टर के अंदर, जिसको ये आइडिया नहीं आया उसके लिए क्वेश्चन इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन जिसको तीनों डायमेंशंस याद हैं वो इसको बड़े आराम से कर सकता है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव में आपको दिमाग खुला रखना है अपना, एक सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। Turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between two ends of the tube is P. The viscosity of the oil is given by neta equals to this. V is velocity of the oil at a distance x from the axis of the tube. The dimensions of neta R. देखो यार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस जो है ना वो याद होनी चाहिए। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती क्या है, m1 l-1 t-1। सो राइट आंसर इज डी, बिना कुछ सॉल्व किए सीधा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर इज m1 l-1 t-1। तो क्वेश्चन जितना बड़ा था आंसर इसका उतना ही छोटा सा था, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट डायमेंशंस में याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये सब वैल्यूज़ पुट करके देखनी पड़ेंगी। प्रेशर की डायमेंशन, डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर वेलोसिटी या फिर लेंथ, और उसके बाद भी अगर आपको डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद नहीं हुई तो आपको कैसे पता कि भाई इसमें क्या आ रहा आंसर। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ना ये डायरेक्टली याद होना चाहिए था। अगेन जेई मेन से लिया गया क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। द डायमेंशन फॉर्मूला इज, बहुत ही आसान है, पास्कल सेकेंड क्या होता है, प्रेशर इनटू टाइम। तो प्रेशर बेसिकली क्या हो गया, m1 l-1 t-2, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 l-1 t-1। सो राइट ऑप्शन इज ए, m1 l-1 t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन टेकन फ्रॉम जेई मेंस। इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम are taken as fundamental quantities then what will be the dimensions of density। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें ज़बरदस्ती इसके अंदर फोर्स को लेके आना है, तो मास होता है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। सो m की जगह हम फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम।
फोर्स की डायमेंशन को एफ ही छोड़ दो, एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम की टर्म्स में आ सकती है L1T-2, और जो वॉल्यूम है वो होता है L3। तो सॉल्व करके ये हो जाएगा F/L⁻⁴T-2। तो डायमेंशंस क्या बनेंगी इसकी, F⁻⁴ L⁻⁴ T⁻²। राइट आंसर इज ए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। E is electronic charge, C is speed of light in free space, H is Planck's constant. So you have to give me the answer that what is the dimension of these two physical quantities। ध्यान से देखेंगे। बेसिकली ये ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉज है, दैट इज प्लैंक्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। जो कूलम्स लॉ होता है F इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस। अगर मैं चार्ज को E पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो 1/4πε0 चार्ज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू F/R हो जाएगा। ठीक है, और H जो होता है दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, C है स्पीड ऑफ लाइट। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या था, यहाँ पर जो 1/4πε0 था दैट इज E², और जो डिवाइड बाय HC था, सो इट इज़ बेसिकली FR डिवाइड बाय HC। ठीक है, फोर्स की डायमेंशंस क्या हो गई, M1 L1 T-2, डिस्टेंस की हो गई L प्लैंक्स कांस्टेंट की M1 L2 T-1, और स्पीड ऑफ लाइट की LT-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो M से M तो कैंसिल हो गया। ठीक है, M से M कैंसिल होते ही आपका ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। आपके पास L1 इंटू L1 ये हो गया आपके पास L² से L² कैंसिल हो गया। ठीक है, और नीचे वाला L जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर L इन्वर्स हो जाएगा और ऊपर जाके जो है ये हो जाएगा आपका T-1 ऊपर जाके LT-1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। वो एक्चुअली मैं गलती से C की जगह T की जगह C लिखा गया, तो दिस इज इक्वल टू T। सो आंसर इज L1T-1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। कूलम्स लॉ से हमने, क्योंकि जिस बच्चे ने ये दिमाग लगा लिया इसके अंदर कि जो 1/4πε0 इंटू E² है, देखो क्वेश्चन को ऐसा डरावना सा बना के देते हैं, लेकिन आपको उसमें से तरीका ढूंढना होता है, रास्ता ढूंढना होता है कि इसको शॉर्ट कैसे किया जाए। तो मुझे यहाँ पर इससे कूलम्स लॉ की फीलिंग आ रही थी, दिस इज इक्वल टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में सिर्फ, तो यहाँ से मैंने कूलम्स लॉ यूज़ करके इसको काफ़ी ईजी कर लिया, F/R के बराबर हो गया। अब अगर कोई बच्चा सीधा इस क्वेश्चन से भिड़ जाता है कि ε0 की डायमेंशन, फिर E की, H की और C की, तो वो काफ़ी टफ हो जाएगा उसके लिए। आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी टफ हो जाएगा ये। तो इसका आंसर था C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो गाइस दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JEE मेंस। ठीक है, और अभी आई थिंक जस्ट रिसेंटली आया, मैं आपको बता देता हूँ किस साल में क्वेश्चन आया हुआ है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आई थिंक 2020, September 5, 2020 वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने इंपॉर्टेंट रिलेशंस याद किए हैं, देखिए 1/√μ0 इंटू ε0 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो x की जो डायमेंशंस होंगी वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि L1T-1 के बराबर होंगी। E/B की डायमेंशंस E0/B0 ये भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। जिन बच्चों ने 12th पास कर ली है, जिन्होंने EM वेव्स पढ़ा है, उनको अच्छे से आता होगा। E0/B0 भी LT-1 होता है। तो y की डायमेंशंस भी ये आ गई। अब इस चीज़ का जिक्र, जो L//CR
1/RC मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 1/RC की जो डायमेंशन होती है बेसिकली वो T इनवर्स होता है, ठीक है। और L यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, तो Z की डायमेंशन भी जो होगी ना वो L1T-1 बन जाएगी। क्लियर। जो RC होता है दैट इज इक्वल्स टू टाइम होता है, आप करके देख लीजिए। RC इक्वल्स टू टाइम आएगा तो 1/RC 1/टाइम हो जाएगा। सो ऑल थ्री हैव सेम डायमेंशन, राइट आंसर इज A। ओके, तो इस क्वेश्चन में टीचर ने, एग्जामिनर ने पूरी खुंदक निकाली है बच्चों से। आपको जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ मेंशन है ना, सबके डायमेंशंस अच्छे से आनी चाहिए। देखिए I यहाँ पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F है फोर्स, V वेलोसिटी, W है वर्क और L है लेंथ। आपको ये बताना है कि इस क्वांटिटी की जो डायमेंशंस हैं वो किससे मैच करती है। तो भाई बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन, जब टीचर को पूरी खुंदक निकालनी होती है बच्चों से तो वो इसी तरह का क्वेश्चन यूज़ करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन सबको आनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ I/F/v² डिवाइड बाय दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका M1 L2, फोर्स हो गई M1 L1 T-2, वेलोसिटी हो गई L1 T-1 का स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क हो गया M1 L2 T-2 और लेंथ की पावर हो गई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए m की पावर तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, नीचे से ही 1, तो एक m से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m की पावर तो 1 बचने वाली है। l की पावर क्या हो जाएगी ध्यान से देखेंगे, 2 + 1 3 और +2 5, नीचे से 2 + 4 6 हो गया, ऊपर जाके -6 हो जाएगा। अब t की पावर जो है यहाँ से 2 आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगी -2, सॉरी -2 था, ये भी -2 हो जाएगा और ऊपर जाके एक +2 हो जाएगा। सो इट इज़ M1 L-1 और t का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, सॉरी t का -2 आ गया। अब आपको देखना है कि किससे जो है ना ये मैच करता है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की तो ये नहीं होती, प्लैंक्स कांस्टेंट की तो M1 L2 T-1 होती है, गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की M1 L-1 T-1 होती है, ये भी नहीं आ रही, ये भी गया। फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस F/x, तो M1 L1 T-2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो ये होना चाहिए था M1 L0 T-2, तो भाई ये भी गया। तो आंसर तो हमारा आ गया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को वैसे सॉल्व करना चाहते हो तो एनर्जी की डायमेंशन M1 L2 T-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम L3, तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगी M1 L-1 और T-2। सो राइट आंसर इज D। सो आई होप कि सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि सारी डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है अगेन सितंबर 2020, 2 सितंबर वाली शिफ्ट में। इफ स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशंस हैं बेसिकली वो स्ट्रेस के बराबर होती हैं। होता तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल सा आंसर था F1 A-1। वेलोसिटी की ज़रूरत ही नहीं है तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। राइट आंसर इज D, क्योंकि फोर्स और एरिया आपकी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ गई थी। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत सिंपली। y = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और F1 A-1 V⁻0। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JEE मेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि जो जो बच्चे इसको याद कर जाए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से हो सकता है। ठीक है, साथ साथ आपको रेजिस्टेंस, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट सबकी जो है आपको रिलेशन, इन सबकी जो डायमेंशंस है वो याद होनी चाहिए।
ठीक है। वैसे इसको निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं, तो लेकिन वो सब कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाएंगे, तो बेटर है कि हम इसको सिंपल तरीके से करें। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है, वैसे तो मैं इसको बताया था कि H=I²RT से निकाल लेना, ठीक है। अगर पेपर में भूल जाओ तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है दैट इज M1 L2 T-3 एंड A⁻², ये आपकी इसकी डायमेंशन होती है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होती है आपकी, परमिटिविटी की जो डायमेंशन होती है दैट इज M-1 L, इसके अंदर जो आता है परमिटिविटी के अंदर L-3, और T होता है 4 और A होता है 2, ठीक है। जो परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, उसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज M1 L1 T-2 एंड A-2, ठीक है। अब आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से कैसे कैंसिल होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ इसके अंदर, ध्यान से देखो। अब आपको ना सिंपल ये चेक करना है कि इसका ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि भाई मास की पावर ना 1 निकल आए। तो मास की पावर 1 आएगी तो क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं डिवाइड में, या तो एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से करना है या म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट से करना है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। अगर मैं म्यू नॉट को ऊपर रखता हूँ और एप्सिलॉन नॉट को नीचे रखता हूँ तो यहाँ पर m की पावर 1 मिलेगी और यहाँ पर m की पावर -1 मिलेगी, जो कि सॉल्व करके m का स्क्वायर बन जाएगा। चलो आपकी तसल्ली के लिए एक और चेक कर देता हूँ। यहाँ पर म्यू नॉट में l की पावर 1 बनेगी और यहाँ l की पावर 2 बनेगी, सॉरी -3 होगी। ऊपर जाके ये L² हो जाए L⁻⁴ हो जाएगा। तो अगर हम इस सब का रूट कर देंगे तो देखो M1 L2 हमें मिल जाएगा। तो सॉल्व करके जो राइट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो यही बचता है, √μ0/ε0। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें ट्रिक क्या थी कि आपको ये तीनों आनी चाहिए और सिर्फ मास को सॉल्व करके ना आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिसको ये 3 डायमेंशन नहीं आती उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इस रिलेशन को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो है ना ऐसे रिलेशन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन से आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। A, B, C and D are 4 different physical quantities having different dimensions. None of them is dimensionless, but we know that the equation AB AD is equals to C times natural log BD holds true. Then which of the following is not meaningful? चलिए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग शुड बी डायमेंशनलेस, इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है डायमेंशंस ऑफ AD शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C। डायमेंशन ऑफ AD शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C, बिकॉज ये जो है ये क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस होने वाली है। अब प्राइमा फेसिया देख के एक सिंपल सी बात समझ में आती है, जब AD की डायमेंशन C के बराबर है तो AD खाली A में से C तो माइनस हो ही नहीं सकता। जब AD की डायमेंशन C के बराबर है तो AD में से C माइनस होना चाहिए था ना, लेकिन D ऑप्शन में मुझे क्या दिख रहा है, A-C, तो ये ऑप्शन गलत है। तो AD में से C माइनस होना चाहिए था, A में से C माइनस नहीं हो सकता, तो राइट आंसर इज D, ठीक है। तो ये जो है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और ये फैक्ट नहीं पता कि भाई लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगेन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को।
देखिए इसके अंदर आपको ये सारा कुछ डायमेंशंस आनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 4 ऑप्शंस अलग अलग हैं, बच्चे को लग रहा होगा कि सब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं। देखिए एफिशिएंसी नीटा जो होता है दैट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोई भी एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। इट इज़ बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो नीटा हमेशा डायमेंशन लेस होगा। और ये जो लॉग के आर्ग्यूमेंट में जो भी दिया हुआ है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी क्या होगा आपके पास डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। ओके, सो नीटा जो है वो यहाँ पर डायमेंशन लेस होने वाला है। अब साइन थीटा तो वैसे ही डायमेंशन लेस होता है, तो भाई अल्फ़ा बीटा भी क्या हो, अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। सो नीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब पॉइंट इज दैट कि जो आपका नीटा इनवर्स है, ठीक है, नीटा इनवर्स भी अगर आप इसको कर देंगे तो नीटा तो वैसे ही डायमेंशन लेस होता है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उससे। तो नीटा इनवर्स इंटू साइन थीटा, अगर आप इसको उल्टा भी कर देंगे, क्योंकि नीटा तो डायमेंशन लेस है, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, नीटा इनवर्स इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा बीटा, बिकॉज लॉग के अंदर तो जो भी आ गया वो सारा का सारा डायमेंशन लेस ही होगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी, नीटा इनवर्स साइन थीटा हैज सेम डायमेंशंस एज ऑफ अल्फा बीटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। अगेन जो है स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डायमेंशन आपसे पूछी गई है, ये आपको डायमेंशन वैसे तो याद होनी चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी की। अगर नहीं याद है तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हीट इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। तो हीट की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t-2। डिस्टेंस की डायमेंशन l हो जाएगी, एरिया की l स्क्वायर हो जाएगी, टेम्परेचर की k हो जाएगी और टाइम की t हो जाएगी। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी m1 l1, t जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, t-3 k-1। राइट आंसर इज डी। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कि एच की कौन सी है, ई की कौन सी, वी की कौन सी है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ थी भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि जो है ना आपकी इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस आएंगी, यानी कि जिसके अंदर करंट आएगा। तो भाई v का तो फिक्स है, जो आपका सी वाला ऑप्शन था ना उसका आंसर तो यहाँ से होने वाला है 4। तो देखो सी के इन्होंने क्या कर दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, मतलब 4 में से 3 ऑप्शन में तो ये करेक्ट ही है, यानी कि आप इसको देख के खाली आंसर नहीं निकाल सकते थे। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो लीनियर मोमेंटम का आंसर तो होना चाहिए था 1, यानी कि डी के साथ 1 आना चाहिए था। अब ये 2 बच गए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी m1 l2 t-2, तो बी का आंसर होना चाहिए था 3। अब बी का आंसर 3 एक में ही है, तो 3 आपके यहाँ मैच कर रहे हैं, ये देखो ये 3 मैच कर गए, तो राइट आंसर इज बी, और कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, ठीक है। और वैसे अपनी तसल्ली के लिए प्लैंक कांस्टेंट होता है m1 l2 t-2 t-1, तो ए के साथ आना चाहिए था 2, सो राइट आंसर इज बी। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए इससे रिलेटेड डायमेंशन से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा यही आएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही पेपर में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आगे वाले वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।